शब्बीर ने जिला घोटकी के शहर ढेरकी में एक गरीब मेहनतकश को देखा है जिसे कर्ज से नफरत थी और वो अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान था। गुलाम सरवर पीठ पर बोझ लादे एक गधा गाड़ी पर सामान लोड करवा रहा था। शदीद धूप और गर्मी में वो पसीने में शराबोर हो रहा था, लेकिन बड़े इन्हिमाक से मेहनत मजदूरी कर रहा था। सामान लोड कराने के बाद गुलाम सरवर को इंतहाई मामूली मजदूरी मिली जो उसने गिनकर जेब में रख ली। फिर उसने अपने दोनों हाथों से अपने कपड़ों को झाड़ा और सामने रखे कूलर से पानी का गिलास भरकर मुंह पर छींटे मारने लगा। अब गुलाम सरवर खासा मुतमईन नजर आ रहा था। गुलाम सरवर दोनों हाथों से चेहरा और बाल संवारता हुआ करीबी ढाबे पर चला गया जहां मजदूर खाना खा रहे थे। वो एक खाली जगह देखकर बैठ गया, फिर बैरा खाना ले आया तो गुलाम सरवर ने खाना शुरू कर दिया। अभी गुलाम सरवर ने पहला निवाला ही मुंह में रखा था कि अचानक उसे अपनी बेटी का ख्याल आ गया, जो सुबह को जब उसका बाप घर से निकल रहा था उसे बता रही थी कि घर में आटा खत्म हो चुका था। अब्बा सुन, घर में आटा बिल्कुल भी नहीं है। अरे बेटा तो फिक्र ना कर, मैं जल्दी आ जाऊंगा घर पे, आटा लेता हुआ आऊंगा। और हाँ, आज तू घर पे रोटी मत पकाना, मैं होटल से खाना लेके आऊंगा ना। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुलाम सरवर के हाथ में निवाला कांपने लगा, उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। उसने निवाला वापस प्लेट में रखकर बैरे को आवाज दे दी। हेलो भाई। जी सर। ऐसा करें, इसको थैली में पार्सल कर दें। जी सर। पैसे कितने हुए? सर 60 रुपए हो गए। ठीक है, किसको देने? ये सेठ को देने। पार्सल कर दो। बैरे ने फुर्ती से थैली में खाना डालकर गुलाम सरवर के हवाले कर दिया। गुलाम सरवर ने पैसे अदा किए और ढाबे से बाहर आ गया। गुलाम सरवर ने अपनी जेब टटोली तो उसमें इतने पैसे नहीं थे कि वो आटे की बोरी खरीद सकता। गुलाम सरवर शदीद मायूस हो गया। उसके कानों में बार बार बेटी की आवाज गूंजने लगी। अब्बा सुन, घर में आटा बिल्कुल भी नहीं है। अरे बेटा तो फिक्र ना कर, मैं जल्दी आ जाऊंगा घर पे, आटा लेता हुआ आऊंगा। फिर शब्बीर ने देखा कि गुलाम सरवर में एकदम फुर्ती आ गई, जैसे उसने दुख को लात मार दी हो। वो तेजी से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर में दाखिल हुआ तो बेटी की नजर बाप पर पड़ गई और वो सारा मामला समझ गई। अब्बा ये क्या लेकर आया? जो ये खाना है, तू खाना खा ले, मैं आटा लेके आ जाता हूँ। अब्बा तू नहीं खाएगा? मैंने खा लिया ना, आज तेरी दुआ से बहुत अच्छी दिहाड़ी लगी है मेरी। बाप अपनी बेटी को दिलासा देकर बाहर चला गया। बेटी ने खाने की थैली जो कि तू एक तरफ रख दी और फिर मुंह छुपाकर रोने लगी। उधर शब्बीर ने देखा कि गुलाम सरवर मजदूरी की तलाश में सड़क पर मजदूरों के साथ बैठा हुआ था। फिर उसे एक शख्स अपने साथ काम पर ले गया। शब्बीर ने गुलाम सरवर को ईंटें उठाते देखा, मगर वो तनदही से काम कर रहा था। शाम हुई तो गुलाम सरवर मजदूरी लेकर सीधा परचून की दुकान पर पहुंच गया, जहां दुकान के बाहर एक शख्स बैठा हुआ था। चाचा 5 किलो आटा तोल दो। अभी तोलता हूँ, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बिटिया कैसी है? बिटिया की सगाई कब कर रहा है? कुछ पैसे तो जोड़ लूँ ना, अभी तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। अल्लाह जरूर जरूर मदद करेगा। इस दौरान बाहर बैठे हुए आदमी ने सारी बात सुनकर गुलाम सरवर से बात करना शुरू कर दी। ओ गुलाम रसूल, ओ कितने पैसे चाहिए तुझे? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए। ओ इधर तो आ, मेरी बात तो सुन। मसला क्या है? कोई मसला नहीं है। फिर वो आदमी गुलाम सरवर को सरगोशी करता हुआ एक तरफ ले गया। जो शख्स गुलाम सरवर से सरगोशी कर रहा था उसी मोहल्ले में रहता था। उसने गुलाम सरवर को कुछ रकम के एवज उसकी बेटी से शादी करने की पेशकश की थी, जिसे गुलाम सरवर ने ठुकरा दिया था।
इस वाकये के बाद वो शख्स गुलाम सरवर से बाकायदा दुश्मनी पर उतर आया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि गुलाम सरवर की बेटी परचून की दुकान से कुछ सौदा सलफ लेकर निकली तो वही शख्स सामने आ गया। अरे ला रिजवाना, मैं उठा दूं तो सामान बहुत भारी लग रहा है। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? चल अपना रास्ता नाप। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अरे ला रिजवाना, मैं उठा दूं तो सामान बहुत भारी लग रहा है। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? चल अपना रास्ता नाप। रिजवाना उस मक्कार शख्स को धुतकार कर जल्दी जल्दी अपने घर चली गई। बाप घर में मौजूद था। अब्बा, क्या बात है बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों है? अब्बा दुकान पे एक आदमी खड़ा हुआ था, अजीब अजीब नजर से घूर रहा था। वो लंबा सा? हाँ, कुछ कहा तो नहीं उसने तुम्हें? खामखा हमदर्दी जता रहा था। मैंने भी अच्छा सबक सिखाया उसे। ठीक है, तो बैठ, मैं अभी आता हूँ। इस वाकये के बाद गुलाम सरवर ने अपने करीबी रिश्तेदार से बेटी का रिश्ता तय कर दिया था और शादी के अखराजात के लिए रात दिन मेहनत मजदूरी करने लगा। सख्त मेहनत और ग़िज़ा की कमी ने गुलाम सरवर को शदीद बीमार कर दिया था और वो पलंग से लग गया था, जिसके बाद घर में फाके पड़ने लगे थे। इस सूरत हाल में गुलाम सरवर के होने वाले दामाद ने अपने ससुर का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रात के वक्त अपने नीम तारीख खोली नुमा कमरे में गुलाम सरवर बुरी तरह खांस रहा था और उसकी बेटी बाप की पीठ और सर सहला रही थी। अब्बा पानी पी ले, थोड़ा सा पानी पी ले अब्बा। बस बेटा, सब खाना पीना खत्म हो गया। अब देख, मेरी बात गौर से सुन, किसी से डरना नहीं। तू एक मजदूर की बेटी है, बहादुर बाप की बेटी है। जमाने से लड़ रहे हैं तुझको। अब्बा ये कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? देखो मुझे, देखो। फिर अचानक उसके बाप पर खांसी का ना रुकने वाला वो दौरा पड़ा कि वो निढाल होकर गिर पड़ा। बेटी बाप के शाने झंझोड़ती रही, लेकिन उसका मजदूर बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा था। अब्बा, अब्बा उठ, अब्बा, अब्बा उठ जा। बाप के इंतकाल के बाद एक दिन फिर दुकान पर लड़की और उसी मक्कार आदमी का आमना सामना हो गया। लड़की सौदा लेकर दुकान से निकलकर जब गली में पहुंची तो उसी मक्कार आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। तो देख रिजवाना, और तुझे तो पता है तेरा बाप मेरे 40,000 का मकरूज था, और कब देगी मेरी रकम? तू झूठा है, जाता है यहाँ से या फिर शोर मचा के लोगों को बुलाऊं? जा। इससे पहले कि रिजवाना शोर मचाती, वो शख्स रिजवाना को घूरता हुआ वहां से चला गया। इस वाकये के कुछ दिनों बाद शब्बीर ने देखा कि इंतहाई मफलूकुल हाल घर में रिजवाना दुल्हन बनी बैठी थी और शब्बीर के कानों में जिन गीतों की आवाज आ रही थी वो इंतहाई दुख भरे थे। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। एक यतीम गरीब बच्ची की शादी हो रही थी। क्या रिजवाना ने बाप के मुबैना कर्ज की अदायगी के लिए एक मकार सूदखोर से शादी की हामी भर ली थी? इस वाकये की तफसीलात कुछ इस तरह है। शब्बीर ने देखा कि थोड़ी देर में रिजवाना का रिश्तेदार सर पे सहरा डाले घर में दाखिल हुआ, जिसे रिजवाना के बराबर में बिठा दिया गया। अभी मुबारक सलामत का शोर हो रहा था कि अचानक वही मक्कार शख्स अपने कुछ साथियों के साथ घर में दाखिल हो गया। मेहमानों में हलचल मच गई और वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वाह भाई वाह, अच्छा इंसाफ है। शादी इसके बाप ने मुझसे तय की थी और बारात लेकर कोई और आ गया। चलो निकलो तुम सब लोग यहाँ से, इसको तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। ये सूरत हाल देखकर रिजवाना का होने वाला शौहर सीना तान कर खड़ा हो गया।
क्या बात है, क्यों बदमाशी कर रहा है? बात सुन बे हो, हट जा तू मेरे सामने से वरना मार दूंगा तुझे। इसके बाप ने 40,000 का कर्ज लिया था मुझसे सूद पे और कहा था अगर पैसे ना देगा तो मेरी शादी इसके साथ करवाएगा। झूठ बोल रहा है ये शख्स। मेरे बाप ने सब कोई कर्ज नहीं लिया, झूठा है ये। मेरी मदद करो, झूठा शख्स है ये, झूठा। रिजवाना की चीखों पुकार के बाद मेहमानों ने गुंडों को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। महल्ले पड़ोस वालों की मदद से रिजवाना का मस्जिद में निकाह पढ़वा दिया गया था, लेकिन शादी के बाद इन दोनों को गुंडों की तरफ से अगवा करने की धमकियां दी जाती रही थी, इसलिए उन्होंने रूपोशी इख्तियार कर ली थी। ये है वो गरीब मजदूर की बेटी जो अपने तहफ्फुज़ की भीख मांग रही थी, मगर कोई उसकी मदद करने वाला नहीं। शब्बीर ने मुतालिबा किया है कि चंद माह कबल ढरकी में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेकर मुबैना गुंडों और सूदखोरों को गिरफ्तार किया जाए और मजलूमों को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने मेलसी की एक लड़की को देखा है जो अपने घर से भाग गई थी। एक औरत उसका पीछा कर रही थी। एतमाद और बेएतमादी के कच्चे धागों से बंधी इस कहानी के किरदार आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगे। पुख्ता उम्र की एक औरत तेज चलती हुई कार की अगली नशिस्त पर बैठी कार चलाने वाले अपने साथी की तरफ झुंझलाहट और गुस्से से देख रही थी और कार ड्राइवर कार की स्पीड बढ़ाता जा रहा था। तेज रफ्तार कार के सामने एक बड़ी सी रुकावट आई तो कार को ब्रेक लगाना पड़ा। औरत का सर एक झटके से सीट से टकराया तो वो बिलबिला उठी। अरे क्या मुझे मारेगा? कैसी गाड़ी चला रहा है? अरे अगर तुम इसी तरह बुड़बुड़ाती रहोगी ना तो जरूर गाड़ी कहीं लग जाएगी। जल्दी से गाड़ी चला, तेरा सर तोड़ दूंगी ना तो मैं। अरे अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, हवा कम है। करके देख तो सही। देखो अम्मा, ज्यादा बुड़बुड़ाओगी, शोर मचाओगी ना तो मैं तुम्हें और गाड़ी को यहीं छोड़ जाऊंगा। अरे कुछ कर कमबख्त, नहीं तो वो मेरी बेटी को कहां से कहां ले जाएगा। लगता तो नहीं है मुझे कि वो तुम्हारी बेटी है। अरे और नहीं तो क्या, बहस मत कर, जो भी करना है जल्दी कर। अच्छा अच्छा, देखता हूँ। ड्राइवर ने कार से उतरकर टायर चेक किया। टायरों में हवा मौजूद थी। ड्राइवर दोबारा कार में आकर बैठ गया। शुक्र करो अम्मा कि गाड़ी में हवा सही है, चल सकती है गाड़ी। अरे तो फिर चलना, सुबह 4 बजे से पहले खानीवाल पहुंचना है। अरे पहुंचा दूंगा। और अगर नहीं मिली तेरी बेटी तो? अरे अब चल भी। ड्राइवर का तर्क सुनकर औरत ने खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया और फिर कार हवा से बातें करने लगी। मेलसी के इलाके दरकोटा की रिहायशी लड़की की मां को शुबा था कि उसकी लड़की को कोई जबरदस्ती भगाकर खानेवाल ले जा रहा था। लड़की की मां अपनी बेटी का पीछा कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि लड़की की मां अलस सबा खानेवाल के बस अड्डे पर पहुंच गई थी। ड्राइवर ने गाड़ी एक तरफ लगाई। लड़की की मां झट से कार से उतरी और तेज तेज कदमों से चलती हुई स्टॉप के अंदर चली गई। कुछ ही देर में खानेवाल आने वाली बस अंदर अड्डे में दाखिल हुई। बस रुकते ही मुसाफिर उतरने लगे। लड़की की मां इस तरह ताक में खड़ी थी जैसे कोई शिकारी। थोड़ी देर में शब्बीर ने देखा कि एक 20-21 साल की लड़की एक दुबले पतले लड़के के साथ बस से उतर रही थी। लड़की बस से उतरकर अपने साथी का हाथ थामे अभी कुछ दूर ही गई थी कि लड़की की मां ने उसे पकड़कर दबोच लिया। अरे कमबख्त, कहाँ जा रही है भाग के? इतनी आसानी से भाग ले दूंगी मैं तुझे। छोड़। और तू चूहे के मुंह वाले हैं, लेके भागेगा इसे। लड़की की मुबैना मां ने आओ देखा न था लड़की को छोड़कर उसके साथी की चप्पलों से पिटाई करना शुरू कर दी। साथी को पिटता देखकर लड़की मुबैना मां के सामने आकर खड़ी हो गई। अरे तू इसके खातिर अपनी माँ को धक्के दे रही है? अरे मनहूस के बच्चा, कैसी माँ? पकड़ना इसे, दाल गाड़ी में जल्दी से। अरे चलो चलो चल। औरत का साथी जैसे ही लड़की का हाथ पकड़ने के लिए बढ़ा, लड़की ने शोर मचा दिया। कोशिश करिए, मुझे छुड़वाएं इनसे। अरे झूठ बोलिए, मैं माँ हूँ इसकी। लड़की का शोर शराबा सुनकर वहाँ एक मजमा लग गया। इसके साथ भाग रही है। हाँ मैं भाग रही हूँ, क्योंकि ये औरत मुझे जिसे फरोज बनाना चाहती है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। इसी दौरान एक पुलिस एहलकार भी वहाँ आ गया। पुलिस एहलकार को देखकर मजमा छट गया। पुलिस ने जब लड़की से माजरा पूछा
तो लड़की ने अजीबोगरीब इंकशाफ कर दिया। अरे मैं इसकी माँ हूँ, घर से भाग रही है इस लड़के के साथ। ये कमीना लेके भाग रहा उसे। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम दोनों तुझसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तू कमाता तो मैं तेरी शादी करना देती, यूं भगा के तो न ले जाता इसको। लड़की ने पुलिस को जो बयान दिया था उसके मुताबिक उसके बाप का इंतकाल हो चुका था और वो सौतेली माँ के मुबैना जुल्म सितम से थक चुकी थी। लेकिन एक दिन शब्बीर ने देखा कि दोपहर के वक्त उसकी मुबैना सौतेली माँ गहरी नींद सो रही थी और लड़की दबे पांव घर से बाहर निकल रही थी। घर से निकलकर उसने आहिस्ता से बाहर की कुंडी लगाई और तेज तेज कदमों से चलते हुए सड़क पर आ गई, जहां एक दरख्त के नीचे उसका मुबैना मंगेतर उसका इंतजार कर रहा था। लड़की को देखकर मंगेतर उसके पास आ गया। इसी दौरान उधर से एक रक्शे का गुजर हुआ तो मुबैना मंगेतर ने रक्षा रुकवा लिया। फिर वो दोनों रक्शे में बैठ गए। रक्शे में सवार होने के बाद लड़की ने इत्मीनान का सांस लिया और चेहरे से हिजाब भी हटा दिया। शुक्र है तू खैरियत से आ गई। मैंने खाने वाले की 2 टिकट ले ली है और वहाँ जाते ही हम लोग शादी कर लेंगे। मुझे पता है कल रात अम्मा ने मुझे क्या कहा। क्या कहा? मुझे तो बता देगा कि शर्म आ रही है। मैं जानता हूँ तेरी माँ को, उसने जरूर तुझे एक बार फिर से बेचने की कोशिश ही की होगी। परसों रात मेरा हमसे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अगर मैं चुप रहती शायद वो मुझे बेच चुकी होगी। देख, तुझे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू बेफिक्र हो जा, तू मेरे पास आ गई है। अब तेरी तरफ कोई आंख उठाकर देख भी नहीं पाएगा। वो दोनों बातें करते जा रहे थे कि इस दौरान रक्षा खानेवाल जाने वाले बस स्टॉप पर रुक गया। वो रक्षे से उतर गए, लड़के ने पैसे अदा किए और फिर वो दोनों एक बस में सवार हो गए। लड़की की मुबैना माँ को पता चला तो वो अपने एक साथी के साथ खानेवाल अड्डे पहुंच गई थी। उसने लड़की को जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की जो लड़की ने नाकाम बना दी थी और ये है वो मनाजिर। शब्बीर को मालूम हुआ है कि पुलिस ने लड़की को दारुल अमान भिजवा दिया था और उसके साथी को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी थी। शब्बीर का कहना है कि मां होने की दावेदार औरत सच्ची थी या लड़की, इस बात का पता तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। अलबत्ता शब्बीर को यह तो यकीन है कि लड़की अपनी मर्जी से ही फरार हो रही थी। बहुत मुमकिन है कि लड़की का दावा ठीक हो कि उसकी सौतेली माँ उससे जिस्म फरोशी कराना चाहती थी। अगर ऐसा था तो लड़की ने अपने बचाव के लिए जो कदम उठाया था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये गमजदा औरत जिसका नाम आबिदा है, गुज़श्ता 13 बरस से इस तस्वीर को संभाले हुए है, क्योंकि इस तस्वीर में उसका वो बेटा मौजूद है जो सिर्फ 8 बरस की उम्र में अगवा कर लिया गया था। शब्बीर ने फैसलाबाद में एक ऐसी गमजदा औरत को देखा है जिसके शौहर को 13 बरस पहले कत्ल और उसके कमसिन बेटे को अगवा कर लिया गया था। जरा तसव्वुर कीजिए, जिस औरत का शौहर सफ़ाकी से कत्ल कर दिया गया हो, उसका बेटा भी अचानक गायब कर दिया जाए तो उस औरत के दिल पर कैसी गुजर रही होगी। 13 बरस का अरसा कम नहीं होता। शौहर की मौत पर तो शायद उसकी बेवा ने सब्र कर लिया हो, लेकिन बेटे के बारे में उसे कुछ इल्म नहीं था कि वो जिंदा भी है कि नहीं। उसे शौहर और बच्चे की तस्वीर देखकर हर लम्हा ये ख्याल आता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। गुज़श्ता 13 बरसों से आबदा अपने मासूम बच्चे का रास्ता देखती रहती है कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए। आबदा और उसकी बेटियों की आंखों से आंसू छलकते रहते हैं। फैसलाबाद के इलाके थाना बटाला कॉलोनी की रिहायशी आबिदा अपने शौहर और बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी कि एक रोज आबिदा के शौहर को किसी ने कत्ल कर दिया और फिर उसका बच्चा भी अगवा कर लिया गया। आबिदा पर कयामत गुजर गई। वो बिल्कुल तन्हा और बेयारो मददगार थी। कैसे में उसके देवरों ने मुद्दई बनकर भाई के कत्ल और भतीजे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। शौहर के कत्ल और बेटे के लापता होने के बावजूद आबदा ने हिम्मत नहीं हारी थी और वो अपनी बेटियों को लिखाती पढ़ाती रही ताकि शायद इस तरह उसकी तवज्जो बढ़ जाए। मगर आबिदा का दुख इतना गहरा था कि उसकी आंखें हर वक्त नम रहती हैं। घर में बज़ाहिर तरतीब और आराइश नजर आती है, लेकिन दुख का बिखराव भी दरो दीवार से नुमाया है। देवरों ने भी मुबैना तौर पर कुछ अर्से अपनी भाभी की खबरगिरी की, फिर वो भी लाताल्लुक हो गए। एक देवर तो युगांडा जाकर बस गया था।
अगरचे आबिदा के देवरों का आबिदा के शौहर से जायदाद और कारोबार पर झगड़ा रहता था, लेकिन आबिदा के शौहर के कत्ल के बाद जिस तरह देवरों ने मुद्दई बनकर मुकदमा दर्ज करवाया था और अपनी भाभी का दुख बांटने की कोशिश की थी, इससे आबिदा को कुछ इत्मीनान तो हुआ था, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में देवरों की तरफ से फांस चुभी हुई। एक दिन आबिदा की हैरत की इंतहा न रही जब उसे पता चला कि उसके देवरों ने भाई के कत्ल का मुकदमा खत्म करवा दिया था। ये बड़ी अनहोनी सी बात थी। आबिदा तो पहले ही अपने बेटे के लापता होने के दुख से निढाल थी, अब खुद को और बेसहारा समझने लगी थी। आबिदा रोती तो उसकी बेटियां उसे तसल्लियां देने लगती। आबिदा की जिंदगी में 13 साल के बाद एक दिन ऐसा मोड़ आया कि वो बिलक उठी। उस पर एक ऐसा इंकशाफ हुआ था कि जिसके बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। जिन देवरों को वो अपना हमदर्द समझ रही थी, वही उसके शौहर के कातिल थे। देवरों ने मुबैना तौर पर अपने भाई को जायदाद के तनाजे पर खामोशी से न सिर्फ कत्ल किया था, बल्कि एक देवर ने आबिदा के 8 साल बेटे को खामोशी से अगवा करके युगंडा ले गया था। आबिदा को जब अपने बेटे अरकम के जिंदा होने का पता चला तो उसके जब्त का बंधन टूट गया। अब 13 साल बाद उसका बेटा 21 बरस का हो चुका है, मगर आबिदा के शौहर के मुबैना कातिल उसके देवर उसका बेटा वापस करने के लिए तैयार नहीं है। आबिदा पर क्या गुजर रही है ये खुद उसकी जबानी सुन लीजिए। ऐसे 13 साल पहले मेरे मियाँ और बेटा दोनों ने अपने बड़े भाई के घर पैसे लेने थे, उनसे पैसे लेने जाते थे, तो उनके घर पैसे लेने गए तो उसने दूसरे भाइयों को घर बुला के सारे भाइयों ने मिलके उसको कत्ल करके लाश कहते कि वो नहर में फेंक गए और मेरे बेटे 7 साल के बेटे को इन्होंने अगवा करके अपने पास रखा और आज तक दे नहीं रही। और मैं जब कहती हूँ वो एक डेढ़ मेरा जो मदई बन गया इकबाल, अब वो मदई बना हुआ है और वो उनसे पैसे ले लेके बस उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, सारे आपस में भाई मिले हुए। आबिदा अपने 21 साल बेटे की बाजियाबी के लिए जब पुलिस से मदद लेने के लिए पहुंची तो पुलिस ने मुबैना तौर पर मुल्जिमान से सुलह करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। आबिदा ने सुलह करने से इनकार किया तो उसकी बेटियों को मुबैना तौर पर मुल्जिमान की जानिब से अगवा करने की मुबैना धमकियां दी जाती रहीं, जिस पर आबिदा ने अपनी रिहाइश गाह भी तब्दील कर दी। आबिदा की दुख भरी दास्तान एक बार फिर सुन लीजिए। मैं थाने जाती हूँ, वो मेरी सुनते ही नहीं है पुलिस वाले, वो अखबार की सुनते हैं, अखबार उनको पैसे दे दे के अपनी तरफ खींचता, उनके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। शब्बीर का कहना है कि ये कैसी अंधेर नगरी और चौपट राज है कि एक बेवा और बेसहारा की कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं, कोई नहीं है जो उसके बेटे को बाजियाब करवा सके। एक दुखी और बेसहारा माँ ने पुलिस से उम्मीदें वाबस्ता की थी, लेकिन वहाँ भी उसे मायूसी हुई। शब्बीर ने मुतालबा किया है आबिदा के गुमशुदा बेटे को फौरी तौर पर बाजियाब करवा के माँ के हवाले किया जाए और आबिदा के शौहर के कातिलों और बेटे के अगवाकारों को ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि वो इबरत का निशान बन सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने मुल्तान में एक ऐसी लड़की को देखा है जो अपनी पसंद की शादी करने में नाकाम हो गई थी, लेकिन मोहब्बत की चिंगारी बुझने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता भड़कती रही और फिर एक दिन हसरत नाकाम के शोलों ने सब कुछ अपनी लपेट में ले ली। अहाते में छोटी छोटी ईंटें जोड़कर बड़े बड़े कमरे बनाए गए थे। इन कमरों में सामान न होने के बराबर था। झूलती हुई चारपाइयाँ, कुछ रजाइयाँ और कुछ बर्तनों के सिवा और कुछ नजर नहीं आता था। ये रानी नामी लड़की का ससुराल था, जहाँ वो 3 साल पहले ब्याह कर आई थी। रानी के ससुर और देवर सुबह मजदूरी पर चले जाते और पूरा घर अकेला रह जाता था। रानी कुछ देर घर का काम काज करती और फिर ऐसे आईने के सामने खड़ी होकर अपना जायजा लेने लगती। एक दिन रानी आंगन में खाना पकाने में मसरूफ थी। उसका ससुर और देवर चारपाइयों पर बैठे गपशप कर रहे थे कि ऐसे में उसका शौहर भी घर आ गया। क्या हुआ तेरे काम का? अब मेरे काम की बात हो गई है, कल इंशाल्लाह ताला मैं कराची चला जाऊंगा। शौहर के कराची जाने का सुनकर रानी ने पलट कर देखा और फिर अपनी जगह से उठ गई। अरे कहाँ जा रहा तू? मेरी काम की बात हो गई है, मैं कराची जा रहा हूँ और वो काम की सेटिंग करके तुम्हें भी कराची बुलवा लूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ अब्बा। ठीक है तो कह रही है, वहाँ काम मारी मारी फिरेगी। अभी तुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? तू यहाँ आराम से रह, भाई को जाने देना। अरे तो मैं कब रोक रही हूँ इसे, जाए। अरे जाते को तेरी रोटी जल गई है। रानी जल्दी से पलटकर चूल्हे की जानिब गई
तवे से जलती रोटी और तवा उतारा और फिर चूल्हे पर एक पतीली चढ़ा दी। क्या हुआ? खाना पक गया तेरा? हाँ मुझे पक गया है, बस ला रही हूँ। रानी ने जल्दी जल्दी प्लेटों में खाना निकाल कर दिया। रानी के ससुर और देवर खाना खाने में मसरूफ हो गए। अब्बा ये खाने में बहुत देर करती है। खाना लाने में देर होती है, हम खाने में देर नहीं करते बेटा, बैठो। ये लो अब्बा। आ जाओ। ये अब्बा तुम खाओ, मैं पहले मुँह हाथ धोऊंगा, उसके बाद खाना। अरे खाना खा लो ना। चलो तुम। रानी शौहर के पीछे पीछे गई और फिर वो मुंह धोने बैठ गया और रानी उसे डोंगे से पानी देने लगी। रानी एक बात तो बता, तू मेरे साथ खुश तो है ना? हाँ खुश हूँ तेरे साथ। शौहर है तू मेरा, तेरे साथ खुश रहना मेरी मजबूरी है। चल जा, साबुन ला के दे मुझे। रानी ने अपने शौहर को साबुन उठाकर दिया और फिर पानी का एक डोंगा भी उसकी तरफ बढ़ा दिया। बड़ी मुंह क्या देख रही है? चाचा के खाना निकाल मेरे लिए, मैं कपड़े बदल के आ रहा हूँ। शौहर को कराची गए हुए अभी कुछ ही दिन ही हुए थे कि एक दिन रानी के कजन ने उसे फोन कर दिया। दोपहर का वक्त था। रानी अपने आंगन में थी और उसका फोन पलंग पर पड़ा हुआ था। रानी ने पलटकर फोन उठाया तो उधर से उसका कजन मुश्ताक बोल रहा था। हेलो कौन? मैं मुश्ताक बोल रहा हूँ रानी, अब तू मेरा नाम भी भूल गई। अरे हाँ मुश्ताक, कैसे हो तुम और बाल बच्चे कैसे हैं? हाँ हाँ सब ठीक है। और सुनाओ। तुझे पता है रानी, मेरी जिंदगी में तो अब अंधेरा ही अंधेरा है। हम मेरी दुनिया में कौन सी रोशनी है? 3 साल हो गए रानी, अब तो मैं तेरी सूरत भी भूल चुका हूँ। अच्छा है, भूल जा मुझे, मेरी शादी हो चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता रानी, तू सिर्फ एक बार मुझे अपना चेहरा दिखा दे। नहीं नहीं, मैं तुझसे नहीं मिल सकती हूँ, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। खामोशी से, चुपके से रानी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो तेरा शोहर भी गांव से बाहर चला गया। शौहर नहीं है तो क्या हुआ, मेरे ससुर देवर तो है ना। अभी रानी बात ही कर रही थी कि उसे सामने से अपना देवर आता दिखाई दिया। रानी ने फौरन कॉल काट दी। किसका? भाई का फोन था? हाँ हाँ तुम्हारे भाई का फोन था, वो कह रहे थे कि उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने बताया नहीं कि कब आ रहे हो? नहीं, वो अगली बार फोन आएगा तो मैं पूछ लूंगी। रानी बात बनाने में कामयाब हो गई थी और जब वो तेजी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो उसका देवर उसे मशकूक निगाहों से देख रहा था। इस वाकये के बाद रानी और भी मोहतात हो गई थी, जबकि रानी के शकी देवर ने उसकी निगरानी शुरू कर दी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रानी का देवर अपने बाप के कान भरने में मसरूफ था। अब्बा एक बात बोलूं? हाँ बोल बोल, क्या बात है? मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। मुझे लगता है भाभी अपने कजन से बात करती है। कौन हो गया तू? देख अब्बा, कल को कोई गड़बड़ हो गई ना तो फिर मुझे नहीं बोलना। चुप कर बेशर्म, हाँ मेरी बहू पर इल्जाम लगा रहा है तू। रानी शादी से पहले अपने कजन मुश्ताक से मोहब्बत करती थी। मुश्ताक का रिश्ता रानी के घर वालों ने ठुकरा दिया था और ये बात रानी के ससुर, शौहर और देवर को भी मालूम थी। शादी के 3 बरस के बाद मोहब्बत की दी हुई चिंगारी अचानक भड़क उठी थी। दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई थी, लेकिन इस आग में कूदना इंतहाई खतरनाक था और रानी यही बात अपने कजन मुश्ताक को समझा कर थक गई थी। लेकिन वो इससे सिर्फ एक बार मिलने की जिद कर रहा था और फिर एक दिन रानी ने मिलने की हामी भर ली। रानी ने मैली सी मेज पर रखी हुई पुरानी घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी रात का 1 बजा रही थी। रानी अपने कमरे से दबे पांव निकली, आंगन का जायजा लिया और फिर आहिस्ता से दूसरे कमरे में झांकने लगी। रानी का ससुर और देवर गहरी नींद सो रहे थे। अब रानी ने बाहर के दरवाजे का रुख किया। दरवाजे से झांककर बाहर देखा तो रानी का आशिक सहमा सिमटा खड़ा था। रानी ने अपने आशिक से सरगोशी करके उसे कुछ समझाया और फिर एहतियात से चलती हुई अपने कमरे में पहुंच गई। रानी के कमरे के जाने के थोड़ी देर बाद शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में एक साया बाहर के दरवाजे से अंदर अहाते में दाखिल हुआ और दबे पांव चलता हुआ रानी के कमरे में दाखिल हो गया। आशिक को कमरे में बुलाने के बाद रानी जैसे ही दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगी, मेज से टकरा गई और मेज पर रखी घड़ी नीचे फर्श पर गिर गई। शोर की आवाज बराबर वाले कमरे में गई तो उसका देवर हड़बड़ा कर उठ बैठा और वहीं से उसने आवाज लगाई। बैठो।
कौन है? कौन है वहाँ? कोई भी नहीं है, वो बस घड़ी गिर गई थी तो वो वहां अब रानी के हाथ पांव फूल चुके थे। उसे यकीन था कि चंद लम्हों में उसका देवर और ससुर कमरे में आ जाएंगे। रानी का आशिक छुपने के लिए जगह तलाश करने लगा। फिर रानी ने एक बड़े से संदूक का ढक्कन उठाया और मुश्ताक नामी अपने आशिक को मुबैना तौर पर संदूक में गुदवाने के बाद बाहर से ताला लगा दिया और जल्दी से पलंग पर लेट गई। अभी उसको पलंग पर लेटे हुए चंद लम्हे ही गुजरे थे कि रानी का ससुर और देवर टॉर्च लेकर अंदर आ गए। क्या हुआ बहू? कोई चोर डाकू तो नहीं घुस गया यहाँ? अरे नहीं अब यहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं है यहाँ। चल के सो जा। हाँ जगा दिया मुझे। ससुर और देवर अभी वापस पलट ही रहे थे कि उन्हें संदूक के अंदर से खटपट की आवाज सुनाई देने लगी और वो पलट गए। कौन है इसमें? कौन है यहाँ? यहाँ कौन हो सकता है? देखो ताला भी तो लगा हुआ है ना। देवर ने रानी को मशकूक नजरों से देखा और सारा मामला उसकी समझ में आ गया। तो ये ताला तो बहुत छोटा है, मैं बड़ा ताला लगा देता हूँ ना। अब देवर संदूक की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान रानी का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। उस रात मुबैना तौर पर यह मालूम होने के बावजूद कि संदूक में मुश्ताक मौजूद था, रानी के देवर और उसके ससुर ने उसे बाहर निकालने के बजाय अंदर ही रहने दिया, जिससे थोड़ी ही देर में उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। ये है वो घर और ये है रानी के मुबैना आशिक मुश्ताक की तस्वीर, जो खुद भी शादीशुदा था लेकिन रानी के इश्क में मुब्तला होकर अपनी जान गंवा बैठा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके रानी, उसके ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लिया था। शब्बीर ने इस अलमनाक वाक़े पर इंतहाई अफसोस और दुख का इजहार किया है। रानी ने जो कुछ किया वो शायद कसदन नहीं था, लेकिन उसके ससुर और देवर ने जो कुछ किया, शब्बीर को लगता है कि उसमें उनकी मर्जी शामिल थी और वो रानी के आशिक को शायद मुर्दा ही देखना चाहते थे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।